अस्सलाम वालेकुम, शराय दस्तूर से मैं हूं अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी और आप हैं AQS के साथ। पाक भारत हालात तो कशीदा हैं ही हैं और दोनों तरफ से धुआंधार किस्म के बयानात दिए जा रहे हैं, लेकिन इंडियन मीडिया बिल्कुल एक सर्कस का रोल अदा कर रहा है। पाकिस्तान ने भी अब्दाली का जो टेस्ट है वो किया है और देखते हैं कि हालात किस करवट बैठते हैं और वहाँ पे क्या कुछ होता है। लेकिन इसके साथ ही जो अदालती महाज है उस पर अगला हफ्ता इंतहाई अहम है और बड़े अहम मुकदमात की समाअत होनी है, जिसमें एक तो सिविलियंस के कोर्ट मार्शल का केस है, दूसरा जजेस की सीनियरिटी का केस है और तीसरा मखसूस नशिस्तों का केस है जिसके पाकिस्तान की सियासत के ऊपर असरात होंगे। तो एक तो अदालती निज़ाम के ऊपर है, दूसरा सियासत से मुताल्लिक भी है और तीसरा जो है वो जो आर्मी एक्ट के नीचे सिविलियंस के कोर्ट मार्शल के हवाले से अहम चीज़ें हैं उसके ऊपर अदालत क्या करती है और आइनी बेंच ही के सामने ये सारे मुकदमात हैं। तो इसमें क्या कुछ हो रहा है बात करते हैं। मेरे साथ हैं मौजूद जनाब जहांज़ेब अब्बासी साहब और तैयब बलोच साहब। जहांज़ेब अब्बासी, कैसे देख रहे हैं अगला हफ्ता इन तीनों मुकदमात के हवाले से? लगता है कि ये सारे कंक्लूड हो जाएंगे सारे इसमें? सिद्दीकी साहब, पहले तो एक मरतबा फिर तुक्का लगाते हैं सिविलियन का जो फौजी अदालतों में ट्रायल के हवाले से मामला है, उस पर 45 मिनट का वक्त अटॉर्नी जनरल ने मांगा था कि मैं अपनी बात जो है वो आपके साथ कोर्ट के सामने रखूँगा। उसमें 3 पॉइंट्स जो है वो भी अदालत के सामने रखे जा चुके हैं। एक तो ये है कि जो कमिटमेंट्स करवाई गई थी पहले फेज़ में प्रोसीडिंग के दौरान, उसके ऊपर फिर उसके बाद जो ये डिज़ाइन था पूरा, इसके पीछे मुहर्रिकात क्या थे जो 9 मई को एक ही वक्त में मुल्क के मुख्तलिफ़ इलाकों में जो फ़ौजी तनसीबात के ऊपर अटैक्स हुए, उस पर बात होनी है। और तीसरा मौजू है अपील के हवाले से कोई कानून आ सकता है या नहीं आ सकता, क्योंकि ये एग्जेक्टिव मामला है और इस पर अदालत के सामने जो है वो अटॉर्नी जनरल ने मौक़िफ़ रखना है। तो अगर ये सोमवार वाले दिन मुकम्मल हो गया तो जजमेंट रिज़र्व हो जाएगा और फिर 9 तारीख रिजर्व होता है या शॉर्ट ऑर्डर आता है? शॉर्ट ऑर्डर आता है जी, ये कोर्ट नहीं तय करना है, लेकिन वो 9 तारीख जो है वो बड़ी फेवरेट जो है वो इस हवाले से दी जा रही है। मतलब वो एक तरह से आप यूँ समझ लें कि मैचिंग हो रही है। ये 9 मई जो अटॉर्नी जनरल जो है जिस तरह से वो जिन नुकात के बारे में कहना चाह रहे हैं ना, उन नुकात को अगर देखा जाए तो वो मेरे ख्याल है 1 से ज़्यादा दिन से ज़्यादा का वक्त लेंगे। अब 45 मिनट उन्होंने मांगे हैं, लेकिन इसमें ज़ाहिर बात है बेंच की तरफ से बाज़ औक़ात कोई क्वेरी भी आ जाती है, कोई बात पूछी भी जाती है, तो उसके ऊपर ज़रा बात फिर कहीं और डिटेल में चली जाती है, तो ये भी मुमकिन है कि एक प्रोसीडिंग और हो जाए। तो लेकिन फिर वही अंदाज़ा ही है कि हो सकता है इस हफ्ते जो है ये केस मुकम्मल हो जाए, एक अंदाज़ा ही है। तो अपना तैयब, जजेस की सीनियरिटी का और तबादले वाला जो केस है आर्टिकल 200 और उसकी तशरीह से मुतल्लिक, इसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट ज़ाहिर है कि सारी की सारी है, उसमें एक ख़बरें ये चली थी कि शायद 2 जज साहबान जो हैं उन्होंने टी रूम में ज्वाइन कर लिया है और वो 5 जज साहबान से। तो अंदर के एक बंदे ने एक ख़बर दी है मुझे जी। उनका ये कहना है कि जब ये ख़बरें चलीं तो जो है वो एक खातून जज जो हैं वो उन्होंने पूछा, इधर उधर देखा और उन्होंने अपने किसी कोलीग के साथ जो है ये बात शेयर की। उन्होंने कहा कि जब ये हुआ तो मैंने कहा कौन कौन हो सकता है? उन्होंने कहा ये भी नहीं, ये भी नहीं। फिर उनका अच्छा मैं तो चाय पीने तो मैं गई थी। सही है। तो वो जो है वो इस तरह से फिर जो है वो ख़बर जो है वो बाहर फैली। तो ये एक छोटी सी बात थी। तो जजेस की जो सीनियरिटी का केस है इसमें मुनीर मलिक साहब जो है वो अपने आर्गूमेंट पता नहीं कब तक मुकम्मल करेंगे, अभी तो उन्होंने आधे भी नहीं किए। तो ये मुकदमा कितने दिनों में मुकम्मल होता नज़र आ रहा है? क्योंकि उसके बाद फिर 19 मई जो है वो जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इजलास भी है। बिल्कुल। ये मुकदमा जो है अगर कंटिन्यूस चले तो मेरे ख्याल में 1 हफ्ते में कंप्लीट हो सकता है, लेकिन हमारी पहले भी यही तवक्कुआत थी कि जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर का जब बेंच बना तो हम ये समझ रहे थे कि ये कंटिन्यूस फिर चलेगा, लेकिन वो कंटिन्यूटी इसमें
नहीं रही, वो टूट गई। लेकिन अब हम जब देखते हैं तो टाइम बड़ा क्रूशल है कि 19 मई को ही जुडिशल कमीशन का इजलास तलब किया गया है, जिसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मुस्तकिल चीफ जस्टिस की तैनाती भी एजेंडे पे शामिल है। तो इस वजह से अब बेंच की तो बेहतरीन कोशिश होगी कि हम जो है वो उस इजलास से पहले ही इसको कंक्लूड कर लें, और इसमें एज सच कोई इतना बड़ी वो तशरीह तलब वाली जो चीज़ें हैं बहुत ज़्यादा जो लेंथी हो जाएं वो हैं नहीं। ये मतलब है कि केस जो है वो जल्द समात में जल्द मुकम्मल हो सकता है। आर्टिकल 200 है और जजेस की सीनियरिटी का इशू है, तबादले वाला इशू भी इसमें अगरचे दीगर दरख्वास्त गुजारों ने उठाया है। लेकिन एक बात और भी है ना, आप ये देखें कि जो लोकस स्टैंडाई की बात है, बिल्कुल अगर हम देखेंगे इस तबादले ट्रांसफ़र से जो मुतासर हो सकते हैं लेजिटिमेट एक्सपेक्टेंसी के नीचे, वो तो जैसे मोहसिन अख्तर कियानी है, बिल्कुल। तो बाकी जज साहबान का लोकस स्टैंडाई बनता है। मतलब अभी तो पब्लिक इंटरेस्ट के ऊपर बात होनी है और वो सारा कुछ है। बाकी जजेस का सर बनता है, वो उन जजेस का तो कहीं ना कहीं वो आ जाते हैं कि जिनकी सीनियरिटी मुतासर हुई है। जो उनका मुद्दा है कि सीनियरिटी तो ऑलमोस्ट ये जो बैठे हैं इनमें से 2-3 की तो है जो बरह रास्त मुतासर हुई है, तो वो कहीं ना कहीं एडजस्ट हो सकते हैं। चीफ जस्टिस अगर सीनियर मोस्ट होता तो मोहसिन अख्तर क्या नहीं होते ना। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, इसके अलावा क्या झगड़ा है? हाँ, इसके अलावा ये झगड़ा है कि वो जो कमेटियों में चीज़ें थी, जो सीनियरिटी, मैं बेसिकली सीनियरिटी, अब जो खादिम हुसैन सोमरू आए हैं, मोहम्मद आसिफ तो फिर भी चलो अभी अपॉइंट हुए थे और वो एडिशनल जज थे तो वो आ गए, तो उससे तो सीनियरिटी मुतासर नहीं हो रही। लेकिन जैसे सरफराज डोगर से हुआ तो वो मोहसिन अख्तर कियानी बरह रास्त उससे मुतासर हो गए। लेकिन बाकी जजेस की भी सीनियरिटी जस्टिस खादिम हुसैन सोमरू की वजह से कहीं ना कहीं रिशफल हुई है, आगे पीछे हुई है, तो इस वजह से उनका हो सकता है। लेकिन असल बात यह है जो उस दिन नासिर इकबाल साहब ने भी की और चीज़ें भी थी कि एक जज जो है क्या वो लिटिगेशन में, पर्सनल लिटिगेशन में, ये सवाल है कि वो आ सकता है, क्योंकि वो जो जजेस का कोड ऑफ कंडक्ट है वो माने है कि कोई जज जो है वो पर्सनल लिटिगेशन में नहीं जा सकता। बेशक उसका लोकल स्टैंडाई भी बनता हो, मुतासरा भी हो, लेकिन उसको बाउंड किया गया है कि वो अपनी ज़ात के लिए मुकदमेबाजी में नहीं जा सकता। उसका काम मुकदमात सुनना होता है, ना कि मुकदमात करना होता है। ये एक चीज़ है। लेकिन दूसरा इसमें हम देखते हैं कि जो बाकी दीगर दरख्वास्त गुजार भी हैं, तो मुनीर मलिक इनको मेन है जो लीड कर रहे हैं, और उनके, मैं तो ये समझता हूँ कि उनके जो लेंथ ऑफ आर्ग्यूमेंट्स है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, मैक्सिमम वो एक दिन ही ले लेंगे। ठीक है, उसके बाद हामिद खान साहब का आपको पता है, हामिद खान साहब जिस भी मुकदमे में पेश होते हैं उनकी बेतीरा कोशिश होती है कि मैं इसमें टाइम सीख ही कर लूँ। ठीक है, और मुतअद्दिद मरतबा आपने देखा तो वो इस अटैम्प्ट में होंगे, लेकिन बेंच कहेगा कि नहीं जी वो मुनीर मलिक साहब कर गए हैं, तो आपके पास जो पॉइंट्स आप उन पर कर लें। तो मुझे ये लगता है कि ये हफ्ते के अंदर अगर बेंच के ऊपर है, बेंच चाहे तो ये कंप्लीट हो सकता है, इसमें कोई ज़्यादा बात आगे नहीं जाएगा। आपको लगता है ये एक हफ्ते में कंप्लीट हो जाएगा? नहीं, मुश्किल है। तो वजह यही है कि वो सिर्फ इंटरप्रिटेशन की हद तक अगर मामला हो, आर्टिकल 200 की तशरीह की हद तक, तो वो तो केस जो है वो ज़रा हमें लग रहा था कि बहुत जल्द मुकम्मल हो जाएगा। लेकिन अब जिस तरफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जैसे 5 जजों ने अपना जवाब भी जमा करवाया है, जवाबुल जवाब इनफैक्ट, उसमें भी वो रिलेट कर रहे हैं मुदाखलत वाले ख़त के साथ, और हामिद खान साहब का भी इशारा उसी तरफ ही है। गो कि वो मामला ऑलरेडी एक और केस में पेंडिंग है और उसके ऊपर बहुत हद तक डेवलपमेंट हो चुकी है। जस्टिस मुनीब अख्तर साहब को एक अहम जिम्मेदारी दी गई थी कि वो जजेस का जो हल्फ है उसमें सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जी है जजेस का, जी उसका जायजा लें, उसके अंदर अगर कोई तब्दीली बनती है। अभी तक कोई इंफॉर्मेशन आई नहीं है, लेकिन वो जुड़ा हुआ है ना, क्योंकि ये याहिया साहब का ही व्यू था। मुनीब अख्तर जो है वो तो 7 महीने फैसला नहीं लिखते, तो ये तो ये भी कोड ऑफ कंडक्ट है, ये भी इशू रहा है। कर देंगे। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की मीटिंग भी मेरा ख्याल कोई नहीं है या हो रही है, अभी तक तो कोई ऐसा एजेंडे की सूरत में ये चीज़ सामने नहीं आई। लेकिन जो चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी साहब की भी ये राय थी कि जो इन 6 जजेस ने जो ख़त लिखा था वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को ही एड्रेस किया गया था, और उसमें बेसिकली यही कहा गया था कि अगर कोई इस तरह की हमें अगर कोई मुदाखलत हो तो हमारा ओथ जो है वो इसमें क्या कहता है।
तो इसी पे याहिया आफरीदी साहब जो जस्टिस ऑफ पाकिस्तान साहब का डाइसेंट था कि सो मोटो के चलो सुप्रीम कोर्ट को नहीं जाना चाहिए, बल्कि ये सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की साइड पे ही इस इशू को तय किया जाना चाहिए। तो उस पर डेवलपमेंट ऑलरेडी हो चुकी है और वो मामला जुडिशल साइड के ऊपर पेंडिंग भी रहा, काफ़ी हेयरिंग भी हुई। तो इस पर एक टकराव की सी पोजीशन तो है कि एक मामला जो ऑलरेडी एक और फोरम के ऊपर एक और बेंच के सामने पेंडिंग है, उसको इस केस के साथ आप कैसे लिंक कर सकते हैं, इसके फैक्ट्स। मतलब ये है कि जो गो के उन फाजिल जज साहबान ने ये सारा जो है मामला, उनका भी एम्फेसिस यही था कि उनको सज़ा दी जा रही है उनके अपनी इंडिपेंडेंस के हवाले से। तो बहरहाल देखते हैं कि आया अदालत इसको कंसिडर करती है नहीं करती है, क्योंकि अदालत ये कह रही है कि हमारे सामने आर्टिकल 200 की इंटरप्रिटेशन का मामला है। तो अपना मखसूस नशिस्तों का केस सरदार जी दा थर्मस, बिल्कुल सरदार जी दा थर्मस की हो रहा है 6 मई को है। बिल्कुल 6। और ये जजेस वाला केस कब है? वो उससे एक दिन पहले है, यानी 5 मई मंडे को है, ये मंगल को होगा। ओके, तो उसमें मखसूस नशिस्तों वाले केस में क्या कुछ हो सकता है, मतलब है क्या डेवलपमेंट हो सकती है? मखसूस नशिस्तों वाले में तो सर ये है कि पहली जो इनिशियल वो होगी समात होगी, उसमें तो नोटिस होंगे, ठीक है, क्योंकि पहली समात है, नज़रसानी जो दरखास्तें आई हैं ये पहली समात है। लेकिन इसमें एक चीज़ और भी आ रही है, और वो अभी तो टाइटल है वो मखसूस नशिस्तों का, रिजर्व सीट्स का, वो नज़रसानी वाला मामला है, लेकिन इसके साथ एक और मामला भी बरह रास्त जुड़ गया है, वो इलेक्शन 17 कानून में जो कानून में तब्दीली हुई। अब वो इस पर डिपेंड करेगा क्योंकि वो चीज़ें रिलेट कर रही हैं एक दूसरे से। तो अब ये बेंच पे डिपेंड करेगा या उन वकला पे डिपेंड करेगा कि क्या वो बेंच को ये कहल करते हैं कि वो भी साथ सुना जाए या उसको अलग से सुना जाएगा, तो या उसका रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट हो सकता है। तो ये काफ़ी सारी चीज़ें हैं, लेकिन ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग है। मुझे ये लग रहा है कि शायद पहली समात जो है उसमें नोटिस करके फिर देखते हैं कि ये कब तक के लिए मुलतवी होता है, 2 दिन के लिए, 3 दिन के लिए, या उसी हफ्ते में सुनेंगे या नेक्स्ट वीक के लिए होगा। तो ये एक चीज़ नहीं, देखिए ना, एक बड़ी अहम चीज़ है, वो ये है कि 13 जज साहबान कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के बैठेंगे। बिल्कुल। और उसमें फिर साथ ही साथ सिविलियन के कोर्ट मार्शल वाला केस भी है, जजेस का केस भी है, और ये वाला भी है, मखसूस नशिस्तों का केस भी है। तो ये मुझे तो नहीं लगता कि अगले महीने में ये पूरे में ये शायद कंप्लीट हो, ये तीनों के। जी ऐसे ही है। और इसमें मखसूस नशिस्तों में कितनी दरखास्तें हैं? इसमें 8 दरखास्तें जो हैं वो तो हैं जो रिव्यू की, और एक फिर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की भी पटिशन है। जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की पटिशन है वो कंवल शोजफ साहिबा की है, और इसमें सुलेमान अकरम राजा उनके वकील हैं, और इसमें उन्होंने कहा हुआ है जी कि जो आपने फैसला दिया है उसके ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, तो उस पर ये तौहीन अदालत की जा रही है। जो बाकी दरखास्तें हैं जो रिव्यू आए हैं उसमें मुस्लिम लीग नून का रिव्यू है, फिर इसी तरीके से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का है, फिर एक हुमा अख्तर चुगताई साहिबा की एक पटिशन है, वो इसमें परमिशन सीख की है उन्होंने रिव्यू फाइल करने के लिए। फिर इलेक्शन कमीशन के 2 रिव्यूज़ हैं। फिर उसके बाद सुन्नी इत्तेहाद कौंसल की भी एक CMA है, इसमें सीकिंग एग्जम्पशन फॉर फाइलिंग ऑफ सर्टिफाइड कॉपी ऑफ ऑर्डर डेटेड 14/9/2024 के लिए। तो ये 8 ये रिव्यूज़ हैं और एक कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की पटिशन है। तो मजमूई तौर पे 9 दरखास्तें जो हैं वो समात के लिए मुकर्रर हुई हैं। तो इस पर भी ये केस चलेगा, तो कुछ दिन इस पर प्रोसीडिंग आगे बढ़ेगी। लेकिन वो आपको ये मुसलसल डे टू डे बेसिस पे लगता है, या ये डे टू डे बेसिस पे ही इसको चलना चाहिए? जो दूसरी साइड है वो कहेगी कि जनाब हम अवेलेबल नहीं है, ये नहीं है, वो जो पहले हुआ जी कि छुट्टियां आ गई हैं तो बगैर छुट्टियों के हम करेंगे, जो पहले हमने जिस फेज़ पे देखा, तो ये पहले भी ऑलरेडी बहुत ज़्यादा ये केस डिले हो चुका है। और इस पे जो असल जो मसला है कि पार्लियामेंट नामुकम्मल है, तो उस सेनेट का सेनेट का इलेक्शन का मसला है। तो इस सारी सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए ये रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर इस केस को चलाया जाना चाहिए। ये डिले अगर 1-2 महीनों की तारीखें पड़ती रहीं तो फिर ये काम बहुत जो है वो
लंबा हो जाएगा, काफ़ी तवील होता जाएगा। फिर मेरी सर ओपिनियन छोटी सी हाँ, है क्या? कि कॉन्स्टिट्यूशनल, हमने इसी सुप्रीम कोर्ट में देखा कि जो अर्जेंट बेस के मुकदमात थे उसके लिए सुप्रीम कोर्ट जो है वो रात तक भी बैठती रही है, मुख्तलिफ चीज़ें थी। तो यहाँ पे भी इनको थोड़ा सा जज साहबान कहते हैं कि भाई हम रेगुलर भी सुनते हैं मुकदमात, आईनी मुकदमात भी सुनते हैं, आप कह रहे हैं और बढ़ा दें क्योंकि उनकी तनख्वाह बढ़ गई इसलिए। तनख्वाह नहीं, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर वो तरजीहात पे रखें कि भाई इस मैटर को जो है हमने एज सुन एज वो करना है, निपटाना है, हाँ, तो वो मतलब एक हफ्ते के अंदर भी बेशक 2 घंटे 3 घंटे अगर उनको इजाफी भी बैठना पड़ेगा, अगर वो काम वो भी तो काम कर रहे हैं ना, प्रेफरेंस है। अगर वो कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर को इस चीज़ों को ज्यादा फोकस कर लें 1 हफ्ते 2 हफ्ते के लिए, तो ये मामला जल्दी निमट जाएंगे। ऑलरेडी ये चीज़ एक डिस्कशन में है कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच है उसका जो वर्क है वो थोड़ा स्लो चल रहा है। अच्छा, हाँ, ये बात तो है आपकी। अच्छा, ये अब्दाली का जो टेस्ट है ये इस माहौल के अंदर ये क्या, इसकी क्या सिग्निफिकेंस है तैयब? सर मैं इसको यूँ देखता हूँ कि पाकिस्तान ने अपना जो एटमी कंट्रोल एंड कमांड सिस्टम है उसको ओवरऑल उसने जंगी मोड में डाल दिया है। और ये जो अब्दाली का तजर्बा किया गया, कामयाब तजर्बा, ये भी उसकी फ़ालियत को भी ज़ाहिर करता है और भारत के लिए भी बहुत बड़ा मैसेज है, क्योंकि इसकी जो मैंने खसूसियात पढ़ी, खसूसन जो अब्दाली मिज़ाइल है, ये मिज़ाइल जो है ये नीचे लो एटीट्यूड पे जो है वो ईज़िली अपने हदफ को जो है वो टारगेट कर सकता है। तो इस हवाले से अगर मैं जिस चीज़ों को हम देख रहे हैं कि इंडिया ने जो हमें इंडस वाटर ट्रीटी का थ्रेट किया और हमारे दरियाओं पे अगर वो उस पर कब्ज़ा करने की कोशिश करता है, उस पर डैम बनाने की कोशिश करता है, वाटर रिजर्वायर्स बनाने की कोशिश करता है, तो ये इसको मैं अब्दाली को बराह रास्त उसके लिए मैं देख रहा हूँ कि ये उनके उस वाटर रिजर्वायर्स या डैम्स को जो है वो हिट कर सकता है। दिफा ने भी कल परसों मेरे ख्याल किसी प्रोग्राम के अंदर कहा है कि अगर उन्होंने ये डैम कंस्ट्रक्ट करने की या डाइवर्ट करने की कोशिश की तो ये हम हमला करके वो तोड़ेंगे। बिल्कुल, ये आप उसके वज़ीर दिफा के उस बयान को आज के इस तजर्बे के साथ देखें तो इसका मतलब यही है कि ये बराह रास्त हमने इस वजह से इसको किया तो और वो सीधा मैसेज है। आपकी क्या ख्याल है? बिल्कुल ऐसे ही है। और इस पूरे सूरत हाल में जहाँ पे ये भी जो तजर्बा था ये बिल्कुल होना चाहिए था, वहीं पे इस वक्त तक भी ये इतलात हैं कि इंडियंस या जो भारत जो है वो क्योंकि वो उस प्लानिंग में तो है कि किसी तरीके से जो है वो पाकिस्तान के ऊपर कोई इस तरह का अटेम्प्ट या कोई अटैक किया जाए, लेकिन उसको कहीं पे भी कोई ऐसी विंडो नहीं मिल रही जिस वजह से उसको कामयाबी नहीं मिल रही, चाहे वो फ़िज़ाई हदूद हो, ज़मीनी हदूद हो। तो ये इस पूरी सूरत हाल में पाकिस्तान जो है वो न सिर्फ मुकम्मल तौर के ऊपर इस जहलियत के रोकने के लिए तैयार है, बल्कि उसके साथ साथ पहली मरतबा क्यों सिद्दीकी साहब ये कहा जा रहा है कि वैसे तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि चाइना हर मुश्किल दौर में पाकिस्तान के साथ खड़ा रहा है, लेकिन ये मुकम्मल तौर के ऊपर ओपनली नहीं, लेकिन अब की बार चाइना जो है वो खुल के पाकिस्तान का साथ दे रहा है। और इसी मामले पे तुर्की का भी स्टेटमेंट आया है, उनकी जानिब से भी इस पूरे मामले के ऊपर जो है वो बात की गई है। तो अज़रबैजान है, मतलब तो पूरी अगर हम दुनिया की बात करें तो उसके ऊपर भी आलमी सतह के ऊपर भी जो इंडिया का केस है उसको कि बहुत ज़्यादा लिफ्ट नहीं करवाई जा रही या उसके मौक़िफ़ को बहुत ज़्यादा वेटेज नहीं दिया जा रहा। बिलखुसूस पहलगाम का जो वाक़या है उससे भी बहुत ज़्यादा तनकीद हो रही है कि पहले अपने पल्लू तो देख लेना, पहले अपनी इन्वेस्टिगेशन तो कर लें और बगैर सबूत के आप किस तरह से किसी पे इल्ज़ाम तराशी कर सकते। बिल्कुल। तो अब बिल्कुल अगला अदालती हफ्ता जो है उसमें अदालती महाज बिल्कुल पाकिस्तान इंडिया के बॉर्डर की तरह से गर्म रहेगा। शराय दस्तूर से एक लाइव से इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।